सोना बाथरूम के मिरर में खुद को उस हाल में देखकर बैठ के रो रही थी। कुछ देर बाद वो शॉवर ऑन करके खड़ी हो गई। उसे आज जो भी उसे वो सब याद रहा था। कुछ देर बाद वो डाइनिंग हॉल में आई तो सब उसका ही वेट कर रहे थे। सॉरी पापा कहते हुए वो कुर्सी में बैठ गई। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? कबीर ने पूछा। सब सोना के तरफ ही देखने लगे। सोना ने सबको देखा और झूठी मुस्कुराहट दिखा के बोली, हाँ पापा सब ठीक है। ठीक है बेटा, खाना शुरू करो। लेकिन मीरा बस सोना को ही देख रही थी। कबीर ने मीरा से पूछा, आकाश कहाँ है मीरा? आजकल आपका लाडला घर में दिखाई नहीं देता। मीरा थोड़ी घबराते हुए बोली, वो आकाश ने बताया वो अपने किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी में गया है। आ जाएगा कुछ देर में। कबीर बस सिर हिला दिया। सोना खोई हुई सी बस खाने को घूर रही थी। आदित बोला, दीदी आपको देख के लग रहा है आप बस खाने को घूर के ही अपना पेट भरने वाली हो। सब हंसने लगे। सोना खाना खाने लगी। उसने थोड़ा ही खाया था कि दरवाजे से कुछ गिरने की आवाज आई। सबने उस ओर देखा। वहां पे आकाश फर्श पे गिरा हुआ था। मीरा जल्दी से उसके तरफ भागी। उसने उसे अच्छे से पकड़ के खड़ा किया। आकाश को देख के लग रहा था उसने नशा किया था। कबीर उसको गुस्से से देख रहे थे। उसने मीरा से कहा, यही है बर्थडे पार्टी। देखा मीरा, सब तुम्हारी वजह है। तुमने ही इसे अपने सिर पे बिठाया है। दादी बोली। आदित लड़खड़ाते हुए आकाश का एक हाथ पकड़ लिया तो आकाश ने उसे जोर का धक्का दिया जिससे आदित फर्श पे गिर गया। सोना आदित का नाम जोर से लेते हुए उसके पास गई और उसे सहारा दे ले उठाया। कबीर ने आकाश को एक जोरदार थप्पड़ मारा तो वो मीरा के पकड़ से छूट के फर्श पे गिर गया। उसे होश भी नहीं था। वो नशे में बड़बड़ा रहा था। मीरा उसके पास जाने वाली थी कि कबीर ने हाथ दिखा के उसे मना कर दिया। ये सब तुम्हारी लापरवाही है। उसने अपने बड़े भाई को धक्का मारा। आज से इसका घर से बाहर जाना बंद। और जब तक ये आदित से माफी नहीं मांगेगा तब तक इसको खाना भी मत देना। मीरा के आंखों में आंसू आ गए थे। मीरा ने आकाश को जल्दी से उठाया और उसके कमरे में ले गई। कबीर आदित के पास गया और बोला, सॉरी बेटा, और उसके सिर में हाथ फेरने लगा। सोना और आदित के आंखों में नमी आ गई थी। दोनों कबीर को कुछ कहे बिना बहन से चले गए। आदित गिरने के वजह से लड़खड़ रहा था। उसके पैर कुछ दिनों से ठीक था, उसमें और दर्द हो रहा था। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर दी। वो खुद से बोला, मैंने एक बेटे के जिम्मेदारी के वजह अपने 2 बच्चों के साथ नाइंसाफी की है। दादी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा तो कबीर दादी को माफी के नजरों से देखने लगा। सोना आदित को उसके रूम में लेके आई और बेड पे आराम से लिटा दिया। आदित के मुंह से हल्की हल्की सिसकी निकल रही थी। सोना ने पूछा, तुम ठीक हो ना छोटे? दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? आदित करहते हुए बोला, हाँ दी, लग रहा है नश खींच गया है। आह, कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सोना उसे दर्द में देखते हुए बोली, तुम अभी आराम करो, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो आदित के सिर को सहला रही थी। कुछ ही देर में वो सो गया तो सोना उसके माथे पे किस करके अपने कमरे आ गई। वो अपना असाइनमेंट खोल के बैठ गई। इधर अंश अपने मेंशन करीब 9 बजे पहुंचा। वो हॉल में आया तो ताई जी वहीं उनका वेट कर रही थी। उसने अंश को आते हुए देखा तो खड़ी हो गई। अंश उनसे दीप और शौर्य के बारे में पूछा तो ताई जी ने बताया वो दोनों उसके जाने के बाद ही चले गए थे। अंश सिर हिलाया और बोला, ठीक है ताई जी, आप खाना रेडी कीजिए, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। फिर वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद अंश नीचे आया और डाइनिंग टेबल के पास के कुर्सी में बैठ गया। उसने इधर उधर देखते हुए ताई जी से पूछा, ताई जी शिवी कहाँ है? आज खाने के लिए नहीं आई। ताई जी अंश के प्लेट में खाना रखते हुए बोली, बेटा अभी उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई इसलिए वो खाना खा के सो गई है। क्या हुआ है उसे? अंश ने पूछा। सर्दी जुकाम है, थोड़ा डॉक्टर आए थे, दवाई दे के चले गए।
ताई जी बोली। अंश अपना सिर हिला दिया। शिवी एक अनाथ है जिसे राजन जी ने गोद लिया है। 10 साल पहले शिवी जब 9 साल की थी तो रास्ते में कुछ लोग उसे फेंक के भाग रहे थे। राजन जी भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ 4-5 लड़के एक कार से उतरे और रोड के किनारे बोरी में कुछ फेंक रहे थे। जब उन सब ने किसी की गाड़ी आते हुए देखे तो सब भाग गए। राजन जी गाड़ी से उतरे और पास जाकर देखे तो बोरी में हलचल हो रही थी। उन्होंने अपने एक बॉडीगार्ड को उस बोरी को खोलने ले लिए कहा। जब बोरी को खोल के देखे तो सब लोग हैरान हो गए। उस बोरी में एक लड़की लहूलुहान पड़ी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है, क्योंकि उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और पूरे शरीर में नाखून के निशान थे। राजन जी अपना हाथ बढ़ते हुए उसको छूने की कोशिश की तो लड़की ने अचानक से अपना आँख खोली। राजन जी को दिल्ली और रोने लगी। वो रोते हुए बहुत मुश्किल से बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। राजन जी को उस लड़की को इस हालत में देख के उसके ऊपर दया आ रही थी। उसके आंखों में भी आंसू आ गए। राजन जी बोले, घबराओ नहीं बेटा, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। वो लड़की अपना सिरहा में हिलने लगी। राजन जी ने उसे सहारा दिया और गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल चले गए। वहां पता चला इस बच्ची के साथ 4 से 5 लोगों ने जबरदस्ती की है। राजन जी को ये बात सुन के बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि कहीं से भी इसके गुनहगारों को ढूंढ के लाएं। और कुछ ही समय बाद उनको पता चला कि वो लोग को सजा मिल गई है। राजन जी ने उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसके साथ जो भी हुआ है उस बात को राज रखा। घर के सभी उसको बहुत प्यार करते हैं। अंश शिवी को अपनी सगी छोटी बहन मानता है। जब भी शिवी कोई परेशानी में होती है तो अंश उसे प्रोटेक्ट करता है। अंश अपने फैमिली में उसकी मां नीलिमा और शिवी को बहुत मानता है। अंश ने जैसे ही पढ़ाई खत्म की, शिवा यानी अंश के डैड ने अपनी सारी जिम्मेदारी अंश को दे दिया और अपना पोजीशन भी। अंश से पहले उसके डैड ही माफिया लीडर थे। शिवा अभी अंश को उसके बिजनेस में हेल्प करते हैं। अंश अपना खाना खत्म कर अपने रूम में चला गया। रूम में ही एक स्टडी रूम भी है जिसमें दुनिया भर के किताबें भरी पड़ी हैं। स्टडी रूम में गया और अपना कुछ काम करने लगा। कुछ देर बाद उसके मोबाइल में किसी का कॉल आया। उसने देखा रिहन उसे कॉल कर रहा है। उसने झल्लाते हुए कॉल रिसीव किया और बोला, तुम्हें अभी फुर्सत मिली है? कब से कॉल कर रहा था मैं। तुम मीटिंग छोड़ के डेट पे गए थे। सामने से रिहन की हंसते हुए आवाज आई, चिल ब्रो, मैं तो आपका ही काम कर रहा था। और आप हैं कि मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। अंश बोला, बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ। रिहन जोर जोर से हंसते हुए बोला, भाई आपको पता है दादू ने आपके लिए आज डेट अरेंज किया था। मोनिका दादू के दोस्त के पोती है। क्या बताऊं भाई, वो पूरा दिन मेरा सिर खाती रही। अंश उसे बीच में बोला, कौन मोनिका? अरे भाई मोनिका आपकी डेट, जिसके साथ मैं पूरा दिन था। आपको पता है मैंने कैसे झेला है उसे। बाप री बहुत नखरा करती है। अगर आप होते ना तो आपने अभी तक से उसका गेम ही क्लियर कर दिया होता। रिहन बोलता जा रहा था और अंश उसे बिना एक्सप्रेशन के सुनता जा रहा था। कुछ देर बाद अंश उसकी बकवास सुन के कॉल कट कर दिया और फोन साइड में रख फिर से अपना काम करने लग गया। रिहन अंश का कजिन ब्रदर है। उम्र 24 साल, गोरा रंग। अंश के चाचा का बेटा। रिहन छोटा था तभी उसके माँ पापा को दुश्मनों ने मार दिया था। रिहन अंश के साथ ही पला बढ़ा है, इसलिए अंश के साथ ही रहता है। रिहन अंश के जैसे हुबहू दिखता है। फर्क बस इतना है कि अंश के बल बड़े हैं और रिहन के बाल थोड़े छोटे। रिहन के अंदर थोड़ा बचपना है और अंश उसकी उम्र और काम के वजह से मैच्योर हो गया है। रिहन लड़कियों में मशहूर है। अंश के मॉम डैड को वो भी मॉम डैड बोलता है। नो दी नेक्स्ट मॉर्निंग मीरा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। उसने सबको आवाज दी, सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बैठे हैं।
तुम्हारे लाडले का नशा अभी तक उतरा है कि नहीं? उसे बता देना वह सिर्फ अपना स्कूल अटेंड करेगा, बाकी घर से बाहर जाना बंद। कबीर मीरा को देखते हुए पूछा। दादी बोली, रहने दो कबीर बेटा, जब वह जाग जाएगा तो हम उससे बात करेंगे, अभी बच्चों के सामने फिर से उस बात पर जिक्र मत करो। कबीर बोला, माँ आपके इससे लाड प्यार के वजह से वह बिगड़ गया है। अगर मीरा और आपने उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दिए रहते तो कल जो कुछ भी हुआ वैसी नौबत नहीं आती। उसने अपने ही बड़े भाई को धक्का दिया। आखिर कब तक आप लोग उसके गलती को ना समझ बताकर टालते रहोगे? उसे आदित्य से माफी मांगनी होगी, अगर वह नहीं माना तो हमसे सजा देंगे। सोना और आदित्य चुपचाप बैठकर नाश्ता कर रहे थे। कबीर ने आदित्य को देखते हुए बोला, तुम अभी ठीक तो हो ना आदित्य बेटा? कल जो कुछ भी हुआ वह सब नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का ख्याल रखने का सोचकर तुम दोनों को लेके आया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कब आकाश के दिल में तुम दोनों के लिए इतनी नफरत भर गई है। कोई बात नहीं पापा, इसमें आपकी गलती नहीं है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला। कबीर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। सोना अभी भी चुप थी। कुछ देर बाद वो बिना भाव के बोली, पापा मैं सोच रही थी आदित्य को हॉस्पिटल लेके जाऊं। कल रात में उसका दर्द बढ़ गया था। सब आदित्य को देखने लगे। कबीर बोला, ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारा कॉलेज? सोना को कल ही बात याद आई तो उसने झट से बोला, आज मैं छुट्टी ले लूंगी। ठीक है, मैं ड्राइवर को बता देता हूँ तुम दोनों को हॉस्पिटल लेके जाए, और अपने साथ बॉडीगार्ड भी लेके जाना। हम। सोना बोली, नहीं पापा, हमें यहाँ ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए बॉडीगार्ड लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। मीरा बोली, मैं भी तुम दोनों के साथ आऊंगी। अकेले तुम कैसे संभाल पाओगी? सोना ने उसको देखते हुए कहा, थैंक्स आंटी, लेकिन इतने सालों से अकेले ही हमने छोटे का ध्यान रखा है, अब भी रख सकते हैं। मीरा ने अपना सिर झुका लिया। उसे सोना के ऐसे बर्ताव से बहुत दुख हुआ। कबीर ने मीरा को आंखों से करके सब ठीक होने का इशारा किया। नाश्ते के बाद सब कबीर अपना काम करने के लिए आ गया। सोना आदित्य को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो रही थी। मीरा दादी के साथ सोफे पे बैठे थे। टीवी पर मर्डर न्यूज़ चल रहा था। न्यूज़ कुछ ऐसा था, मशहूर नेता शेखर दत्त की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। शेखर की डेड बॉडी सुबह सुबह वॉक करने वालों को रोड के पास मिली है। ऐसा लगता है उसे मरने से पहले बहुत तड़पाया है, फिर उसके माथे के बीचों बीच गोली मारी गई है। रिपोर्ट की माने तो शेखर का अंडरवर्ल्ड से लेना देना था। आगे का अपडेट जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। इसी न्यूज़ को बार बार टीवी पर दिखाया जा रहा था। सोना और आदित्य कुछ ही देर में हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आधे घंटे में उनकी गाड़ी एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकी। सोना ने आदित्य को ध्यान से उतारा और उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर चली गई। कबीर ने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था, इसलिए उनको ज्यादा वेट करना नहीं पड़ा। वहां रिसेप्शन पे जाकर उसने वहां पे कुछ बात की और आदित्य को डॉक्टर के केबिन में ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आदित्य का पैर का में नस खींच गया है, इसीलिए उसे ज्यादा दर्द हो रहा है। उसने आदित्य को कुछ दिन का रेस्ट के लिए कहा और एक वीक बाद फिर से आने को कहा। डॉक्टर ने उसे दवाई का रिसिप्ट दिया तो सोना आदित्य को बाहर लेके आई और वहीं पास के बेंच पर बिठा दी। छोटे यहीं रहो, हम दवाई लेके आते हैं। फिर वो फार्मेसी चली गई। वहां के बड़ी सी लेड टीवी पर न्यूज़ देखकर वो शॉक हो गई। उसके हाथ से रिसिप्ट छूट के गिर गई। कल जो कुछ भी हुआ था उसे सब याद आने लगा। न्यूज़ कुछ ऐसा था, दिल्ली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर अंश रायजादा कल एक लड़की को बीच सड़क पर बाहों में भर के किस करते नजर आए। उन दोनों को किस करते देख वहां पे भीड़ लग गई। किसी ने उनका चुपके से वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीवी पर उन दोनों की किस करते हुए वीडियो चल रहा था। वीडियो को देख के लग रहा था किसी ने चुपके से बनाया है। इसमें अंश का चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन सोना का चेहरा थोड़ा छुपा हुआ था। वीडियो बस किस करते हुए ही था। आगे न्यूज़ में बताया,
आज तक से अंश रायजादा को किसी भी लड़की के साथ देखा नहीं गया था। कहा जा रहा है कि वीडियो में जो भी लड़की है दिल्ली के फेमस एक सेक्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का कोर्स कर रही है। इस वीडियो को देख के हमारे हैंडसम हंक के कुछ फैंस ने उस लड़की का सर्च मिशन शुरू कर दिया है। उस लड़की के बारे में अभी कुछ ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लगी है। कौन है वो लकी गर्ल जिन्होंने हमारे हैंडसम हंक को अपने प्यार में पागल कर दिया है? जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल में। सोना बस बुद्ध होके देख रही थी। उसके पैरों से जमीन खिसक गई थी। किसी ने उसे नोटिस नहीं किया क्योंकि वीडियो में उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपना चेहरा नीचे किया और अपने हाथ में पर्ची को देखने लगी। इधर उधर ढूंढ रही थी तभी वो किसी से टकरा गई। उसने हड़बड़ी में उसे सॉरी कहा और वहां से चली गई। वो कोई और नहीं बल्कि शिवी थी। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। शिवी उसे जाते हुए देख रही थी। सोना दवाई ली और आदित्य के पास गई। आदित्य वहीं पे बैठा था। छोटे, चलो यहां से, उसने घबराते हुए आदित्य से कहा। आदित्य ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ओके दी कहके उसके साथ बाहर निकल आया। सोना ने उसे अच्छे से गाड़ी में बैठने में हेल्प की। उनके गाड़ी के ठीक बगल में ही एक गाड़ी भी पार्क थी। सोना ने ध्यान नहीं दिया लेकिन कोई उस गाड़ी के अंदर से उसे घूर घूर के देख रहा था। वो कोई और नहीं अंश ही था, जो शिवी के साथ उसके चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया था लेकिन गाड़ी में ही रुका रहा क्योंकि उसको ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। सोना आदित्य को अच्छे से बिठा के खुद भी उसके पास ही बैठ गई और वो लोग वहां से चले गए। कुछ देर बाद शिवी और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स हॉस्पिटल से बाहर निकले। एक बॉडीगार्ड ने शिवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और शिवी अंदर बैठ गई। शिवी ने देखा अंश गाड़ी से बाहर की तरफ घूर रहा था। अंश को पता भी नहीं चला कब शिवी गाड़ी में बैठी। शिवी ने अंश के कंधे को थोड़ा सा छूते हुए कहा, भाई आप कहाँ खोए हैं? अंश का ध्यान टूटा तो वो शिवी को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। शिवी ने उसे खुद को ऐसे देखते हुए देखा तो वो थोड़ी घबरा गई और थोड़ा दूर होके बैठ गई। अंश शिवी के साथ सुबह 7 बजे से था क्योंकि शिवी के कुछ चेकअप करना था। गाड़ी में बैठ के ही टैबलेट में अपना कुछ काम कर रहा था। फिर वो लोग वहां से चले गए। अंश ने शिवी को घर छोड़ा और ऑफिस चला गया। जैसे ही अंश एआर एम्पायर के अंदर गया, वहां के एम्प्लॉयीज कुछ गॉसिप कर रहे थे। उन सब ने जब अंश को देखा तो सीधा खड़े हो गए और अंश को ग्रीट करने लगे। कुछ लोग उसे अजीब से नजरों से देख रहे थे। अंश को उनकी इस नज़र की आदत हो गई थी इसलिए उसने सबको इग्नोर किया और अपने केबिन में चला गया। उसके जाते ही फिर से सब आपस में बात करने लगे। अंश ऑफिस आ गया है, सबने उसे ग्रीट किया। उसके जाने के बाद सब गॉसिप करने लगे। कृष ने अंश के लिए केबिन का दरवाजा ओपन किया तो देखा वहां पर उसके पापा यानी शिवा रायजादा, दीप और शौर्य उसके सोफे पे बैठे थे और रिहन तो अंश के स्विंग चेयर में बैठा झूल रहा था। अंश उन सबको सुबह सुबह एक साथ, वो भी उसके केबिन में बैठे देखा तो हैरान हो गया। वैसे तो उसके फेस पर कभी भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं लेकिन इन सबको ऐसे एक साथ देख के थोड़ा शॉक हो गया था। रिहन ने जैसे ही अंश को अंदर आते देखा वो जल्दी से अंश के चेयर से उठ खड़ा हुआ और उसके पास दौड़ के आया। भाई आपने तो कमाल कर दिया, इतने दिनों से भाभी को हम सबसे छुपा कर रखा। हाँ बोलो बोलो, रिहन शरारती अंदाज में अंश को आंख मारते हुए बोला। अंश उसकी बात सुन के कंफ्यूज हो रहा था। अंश ने उसके इस हरकत पे अपनी भौहों को सिकोड़ कर रिहन को देखने लगा। दीप और शौर्य को पता था अंश ने ऐसा कुछ नहीं किया इसलिए वो दोनों चुप थे। शिवा भी अपने बेटे को अच्छे से जानते थे इसलिए वो भी चुप ही थे। रिहान अंश को यही बोल के छेड़ रहा था लेकिन उसने अंश का एक्सप्रेशंस बदलते हुए नहीं देखा और आगे कहा, भाई आपने तो भाभी को सबके सामने किस किया, अब तो हमसे मिला दो। अंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने रिहान को घूर के देखा तो रिहान चुप हो गया। रिहान हकलाते हुए बोला, वो भाई मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपके डेट के साथ मैं डेट पे जाता था।
उन सब का एज मुझे ज्यादा ही होता है इसलिए। रेहान आगे कुछ बोल नहीं पाया, चुप हो गया। रेहान सबको खुद को ऐसे घूरते देखा तो शिवा के पास में जाके बैठ गया। अंश भी सबको इग्नोर करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कृष अभी भी ऐसे खड़ा था। अंश ने उसे ऐसे देखा तो उसे कहा, अब तुम खड़े क्यों हो जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी भेजो। कृष अभी भी ऐसे ही खड़ा था। अंश ने उसे फिर से देखा, अब तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं क्या कोई कार्टून लग रहा हूं जो ऐसे घूर रहे हो? कृष उसकी बात सुन के झट से केबिन से बाहर भाग गया। रेहान ने उसे पीछे से चिल्ला के कहा, और मेरे लिए जूस लाना। अंश ने अपना सिर हिला दिया। उसने एक फाइल खोली और उसे देखते हुए बोला, ऐसा लग रहा है किसी को कोई काम नहीं है आज। सब मुझे ही घूर रहे हैं। उसकी बात सुन के दीप और शौर्य इधर उधर देखने लगे। शिवा उसे देखते हुए पूछा, अंश तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ बताना चाहिए? अंश ने फाइल से नजर हटा शिवा के ओर देखा। उसने अपनी भौहें सिकुड़ ली। किस बारे में बताना है डैड? अंश ने उसी भाव से कहा। कल क्या हुआ था रोड में? तुमने उस लड़की को किस किया अंश? शिवा बोला। अंश को अब पता चला रेहान किस बारे में बात कर रहा था। अंश ने रेहान को घूर के देखा। रेहान ने खुद को ऐसे घूरते हुए देख के जल्दी से कहा, भाई मैंने कुछ नहीं कहा, वो आप दोनों का वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। दरअसल कल अंश के वहां से जाने के बाद उसके कुछ बॉडीगार्ड्स रुक गए थे और जिसने भी उन दोनों का वीडियो बनाया था उनके पास से वीडियो डिलीट करवा दिए थे। लेकिन किसी ने जानबूझ के उनके वीडियो को फैलाया है। अंश ने अपनी नज़र दीप और शौर्य के तरफ मोड़ा। उसने देखा दोनों अपना कान खड़ा कर उनकी बात चुपचाप सुन रहे थे। अंश ने कहा, डैड मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा। इतना कहूंगा कि उस लड़की को मैं नहीं जानता। सबको पता है अंश कैसा है, इसलिए किसी ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। शिवा सोफे से उठ खड़ा होते हुए कहा, ठीक है तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं भी कहीं न कहीं से पता कर ही लूंगा। एक बात का ध्यान रखना, जिस तरह से मीडिया और न्यूज में दिखाया जा रहा है ना, ऐसे में उस लड़की को सबने तुमसे रिलेट किया है। उस लड़की को तुमने हमारे दुश्मनों का निशाना बना दिया है। अगर कभी किसी ने उस लड़की का पता लगा लिया तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो थोड़े से रुके फिर बोले, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? फिर शिवा वहां से चला गया। उसके जाते ही अंश रेहान दीप और शौर्य को देखने लगा। दीप ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें पता है कल क्या हुआ था, वीरा ने बताया सब कुछ। वीरा अंश का बॉडीगार्ड है। यार अंश तुम्हें वो सब उस लड़की के साथ नहीं करना चाहिए था। अंकल ने ठीक कहा, अगर हमारे दुश्मनों ने उसके बारे में पता कर लिया तो उसको दिक्कत होगी। उस लड़की को किसी ने कुछ कर दिया तो? तुम कभी भी किसी लड़की के को हाथ भी नहीं लगाते तो फिर उसे ऐसे? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ के अंश को देखा। बात यह है कि दीप जानबूझ के अपनी बात अधूरी छोड़ी। उसने देखना चाहा अंश उसकी इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा। अंश ने आज तक से किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया था, इसलिए दीप सोना यानी जिसे अंश ने किस किया था उसके बारे में। रेहान बीच में बोला, इसका मतलब वो हमारी भाभी नहीं है? सबने उसे घूर के देखा। रेहान चुप होके बैठ गया। रुचि तब तक कॉफी लेके आ गई। उसने दरवाजा खटखटाया तो अंश ने आने के लिए कहा। रुचि अंदर आके सबको कॉफी दी और वहां से चली गई। रेहान उसे ही घूर रहा था। अंश गुस्से से बोला, मैंने कल वीरा से कहा था उस बारे में न्यूज में आने मत देना। लगता है इस वीरा को उसकी जान की परवाह नहीं है। शट अप यार अंश, शौर्य ने कहा। जानते हो ना वीरा तुम्हारे आदमियों में से सबसे काबिल और वफादार है। वीरा ने बताया उस लड़की को शाह फैमिली के बॉडीगार्ड के साथ देखा गया है। लगता है वो मिस्टर शाह के फैमिली से है, तभी उसे इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। रेहान जूस पीते उन तीनों की बात सुन रहा था। कृष केबिन आया और बोला, सर वो मिस्टर बद्रा आए हैं कॉन्ट्रैक्ट सिंक करने के लिए। अंश ने कहा, ठीक है उन्हें 5 मिनट में अंदर लाना। अंश ने सामने बैठे उन तीनों को घूर के देखा तो सब वहां से चले गए।
कुछ देर बाद मिस्टर बद्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट सिंह कर मिस्टर बद्रा वहां से चले गए। कृष उन्हें बाहर छोड़ने गया। अंश ने किसी को कॉल किया। हेलो विवान। सामने से एक लड़के की प्यारी सी आवाज आई। हेलो अंश भाई, कुछ काम था क्या? अंश बोला, हाँ, जो ये वीडियोस मेरे बारे में दिखाया जा रहा है वो सब अभी के अभी सभी प्लेटफॉर्म से गायब हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाएगा, विवान बोला। अंश ने कॉल कटकर मोबाइल टेबल में रख के अपना सिर पीछे कर कुर्सी में बैठ गया। उसके होठों पे खतरनाक स्माइल आ गई। उसके भाव अचानक से खतरनाक हो गए। डैड डैड डैड, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने ही उस वीडियो को फैलाने के लिए कहा है। अब आप सोचते रह जाएंगे ये सब क्या हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में सोना का चेहरा नजर आया। अब देखता हूं तुम क्या करती हो। तुमने अंश रायजादा से पंगा लिया है ना? अंजाम तो बुरा होना ही था। तुम्हें आज देख के लग रहा था तुम्हें जोर का झटका लगा है। तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों का हेल्प करने का। अब तुम्हारा हेल्प कौन करेगा? ऐसा कहते ही उसने खतरनाक हंसी हंसी। इधर सोना भी शाहविला पहुंच गई थी। उसने आदित्य को गाड़ी से उतरने में हेल्प की और उसे साइड से पकड़ के उसके साथ अंदर चली गई। दादी और मीरा वहीं हॉल में बैठे थे। दादी ने उन दोनों को देखते हुए पूछा, क्या बोला डॉक्टर ने? हमारा आदित्य ठीक है ना? आदित्य हंसते हुए बोला, दादी आपका आदित्य बिल्कुल ठीक है, बस कुछ दिन रेस्ट करना है। दादी ने आदित्य को उसके पास बिठा लिया और उसके माथे पे प्यार से चूमा। मीरा सोना को ध्यान से देख रही थी। सोना कहीं खोई हुई थी। उसने किसी की नज़र खुद पे महसूस की तो उसने मीरा की ओर देखा। मीरा भी उसे ऐसे के सब समझ रही थी। दरअसल मीरा और दादी ने भी न्यूज़ में अंश और सोना की वीडियो देख ली थी। दादी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मीरा के ऐसा नहीं हुआ। मीरा सोना को उसके कपड़े से पहचान ली, लेकिन उसने दादी के सामने उस बात का जिक्र नहीं किया। मीरा भी उसे ऐसे देख के हैरान हो गई थी। उसने सोचा पहले मीरा से बात कर ले। मीरा सीधा सोना को ही देख रही थी, इससे सोना थोड़ी असहज हो रही थी। उसने कहा, हम अपने कमरे में जाते हैं, असाइनमेंट करना है। उसने किसी के बात सुने बिना वहां से भाग गई।